हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 50 सॉल्व करेंगे जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह के टीजीटी प्रैक्टिस सेट से लिया है। और इससे पहले मैंने मिलियन माइंड्स इंग्लिश से सभी 20 सेट्स अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। सो गाइज, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उसमें ज़्यादातर प्रीवियस एग्जाम से जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस इन्होंने अपनी तरफ से बना के डाले हुए हैं। तो हमारे लिए अच्छा ये होगा कि जितने भी इन्होंने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन डाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से बना के उनको भी प्रैक्टिस करें। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। सो क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट स्पेलिंग एज। तो यहाँ स्पेलिंग करेक्ट हमें बतानी है कौन सी है इसमें। सो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए आप कितना स्कोर इसमें कर पा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज So question number 1, the correct answer will be A. P-E-R-S-E-V-E-R-A-N-C-E. P-E-R-S-E-V-E-R-A-N-C-E। तो स्पेलिंग लर्न करने का सीधा एक ही तरीका है, उसको बार बार हम रिपीटिंग मेथड से उसको रिपीट करते रहें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें तो ही हम स्पेलिंग्स को लर्न करके रख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट स्पेलिंग एज। यहाँ भी हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। सो द करेक्ट स्पेलिंग विल बी C, HAEMORRHAGE, HAEMORRHAGE। तो मेरे साथ 2 बार रिपीट कीजिए इसको। देन क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो हैमरेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ये पहले भी आ चुकी है। देन क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट स्पेलिंग एज। सो द करेक्ट स्पेलिंग विल बी ACCOMMODATE, ACCOMMODATE। सो डोंट बी कंफ्यूज इन इट, इसमें डबल सी और डबल एम आया है और ए की स्पेलिंग क्या होती है ACCOMOLATE। सो अगर बाद में LATE आता है तो यहाँ पे सिंगल एम रहेगा और अगर बाद में DATE आता है तो यहाँ पे डबल एम रहेगा। ओके, डबल सी दोनों में रहेगा, लेकिन डेट के साथ डबल एम और लेट के साथ सिंगल एम। देन क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट स्पेलिंग एज। यहाँ भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। स्पेलिंग्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज CEFFLORESCENCE, EFFLORESCENCE। और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है दैट इज फूलना। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट स्पेलिंग एज। सो द करेक्ट आंसर विल बी D, REMINISCENT, REMINISCENT। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। यहाँ पे रेमिनिसेंट का मीनिंग होता है याद ताज़ा करना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 to 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमें वर्ब या फ्रेज जो देखना है कौन सा करेक्ट रहेगा इस सेंटेंस में। 6 क्वेश्चन इज हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। सो ऑप्शन A C, B had C did see and D she had. So the correct answer will be B here, had she। तो हार्डली के साथ हमारा कॉम्बिनेशन होता है कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद में सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हैड आएगा।
तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, लेकिन डिड आया है, डिड के साथ हमारा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, इसलिए इसको नहीं रखेंगे, बी रखेंगे हम। देन 7 क्वेश्चन इज द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। सो हाउ आई हैड, दैट हाउ हैड आई, सी हाउ वुड आई हैव, एंड डी हाउ हैड आई। सो क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, हाउ आई हैड। अब देखिए हाउ के साथ यहाँ जो हमारे जो इंटेरोगेटिव वर्ड हैं उसके साथ हम कोई कंजंक्शन यूज नहीं करते, इसलिए ये रॉन्ग हो गया है। जब हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में नहीं लगाते, पहले सब्जेक्ट आता है। और हाउ वुड आई, यहाँ भी देखिए हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 8, आई विश आई डैश अ किंग। ओके, सो ऑप्शन ए वर, बी वाज, सी एम, एंड डी शैल बी। So the correct answer will be A here, were. I wish I were a king. Wish के साथ हम हमेशा were लगाते हैं whether our subject is singular or plural. Okay. Question number 9 and 10. 4 alternative ways of converting the direct speech into indirect speech are suggested for each of the following sentences. Find out the correct one. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड इन्होंने कुछ यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, तो हमें करेक्ट करना है इनको। ये देखिए डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है ये सेंटेंस, डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन शी सैड। अब देखते हैं इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए, शी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर द वाटर। बी, शी आस्क्ड द चिल्ड्रन दैट they may not go near the water. C, she urged the children that they might not go near the water. And D, she warned the children not to go near the water. So question number 9, the correct answer will be D here. She warned the children not to go near the water. उसने warn किया था children को पानी के पास ना जाने के लिए। Question number 10. He said, please, please, give me another chance. तो ऑप्शन ए, he said politely that he may be given another chance. B, he begged them to give him another chance. C, he requested if he can be given another chance. And D, he requested if he could be given another chance. So question number 10, the correct answer will be B here. He begged them to give him another chance. ये देखिए 2 बार प्लीज आया है, सिंगल प्लीज के लिए हम रिक्वेस्टेड यूज करते हैं, लेकिन जहाँ डबल प्लीज आ जाता है वहाँ बेग्ड का यूज कर लेते हैं। और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए हमारी जो कंजंक्शन है वो टू यूज होगी। ओके, सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ द ईडियम अ ब्रोकन रीड इज। तो ब्रोकन रीड जो ईडियम है इसका हमें मीनिंग बताना है। सो फ्यूटाइल एफर्ट, रेयर, अनरिलायबल और अ सडन ग्रेट शॉक। सो क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, अनरिलायबल। क्वेश्चन नंबर 12, द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ गोज एज। तो गोज जो है फेमिनाइन जेंडर है, इसका हमें मैस्कुलाइन बताना है। सो ड्रोन, ड्रेक, गेंडर एंड नोन ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट आंसर विल बी गेंडर। सो गेंडर इज द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ गोज। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। तो नरेशन के बारे में बताना है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें से। ऑप्शन ए, इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट। तो ये स्पीच हमारी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। बी,
द सेल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शुड। तो सेल को हम शुड में चेंज कर देते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देन द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड। तो जो विल का हमारा चेंज होता है वो शैल और शुड में ना होकर के वुड में होता है। विल को हम किस में चेंज करते हैं? वुड में चेंज करते हैं। देन डी, द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी। बिल्कुल सही बात है, जो प्रोनाउंस होते हैं डायरेक्ट स्पीच में उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं जहाँ भी ज़रूरी होता है। सो क्वेश्चन 13 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें छांटना है, कौन सा इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो एब्डिकेट, एब्डिकेशन, एब्डिकेट, एब्डक्शन, एडोप्ट, एडोप्शन, अफेक्ट, अफेक्शन। सो इसमें कौन सा रॉन्ग है हमारा? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, एब्डिकेट, एब्डक्शन। अब देखिए इसमें गलत क्या है। एब्डिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना, रिनाउंस कर देना, और जो एब्डक्शन होता है उसका मतलब होता है अपहरण। सो दोनों का सेंस ही बिल्कुल अलग जा रहा है इसमें। सो बी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। तो इसकी हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कौन सी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, rendezvous, RENDEZVOUS। सो अगेन रिपीटेड, RENDEZVOUS। और इसका जो हिंदी मीनिंग है दैट इज मिलन स्थल, मिलने की जगह। ओके। देन 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। तो इसमें भी हमें इनकरेक्ट रूल बताना है, कौन सा नरेशन के लिए इनकरेक्ट है। When the reporting is in the principal verb in the past tense, all present tense of the direct are changed into the corresponding past tense। देखिए इधर जो स्पीच होती है कोमा से पहले वाली वो होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, और कोमा के बाद जो ये जो कोमा से पहले वाली स्पीच होती है ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होती है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो यदि हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में दिया हो तो हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है इनडायरेक्ट बनाते हुए उसको हम किस में चेंज कर लेंगे? पास्ट में ही चेंज कर लेंगे, लेकिन उसके कोरेस्पोंडिंग। जैसे यहाँ प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है स्पीच में, तो इधर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो उसको पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करते हैं। तो इसी तरह हम टेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आई होप मैं समझा पाई होंगी आपको। बी क्वेश्चन, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस द टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते। सो आई थिंक ये वाला रूल भी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। देन द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ जहाँ प्रोनाउन हमें चेंज करने की ज़रूरत है हम उनको चेंज भी करते हैं। एंड वर्ड्स, एक्सप्रेशन, नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज। तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो ये इंप्रेशन है अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम उसको चेंज कर देते हैं। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। केस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स। बी, नॉमिनेशन केस हैज नो रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट वर्ब। सी, possessive case denotes ownership or possession. And D, objective case denotes a direct object of a transitive verb or indirect object of a preposition.
So the correct answer will be B here. Nominative case has no relationship with a finite verb. तो नोमिनेटिव केस हमारा कौन सा होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी रिलेशनशिप तो डायरेक्ट होती है फाइनाइट वर्ब के साथ, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो वर्ब में भी ऑटोमेटिक हमें चेंज करना होता है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ भी हमें इनकरेक्ट इस स्टेटमेंट ढूंढना है। सो ए, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स इंक्लूड द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर होते हैं हमारे 1, 2 ये वाले, और जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं ये होते हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। तो इस तरह से जो हमारे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हैं इसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर इंक्लूड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, हमें ढूंढना है गलत। बी, पार्टिटिव एडजेक्टिव डिनोट अ पार्ट ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट। देन सी, descriptive adjective denote quality, kind or condition. And D, proper adjectives are non-descriptive adjective. सो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं करेक्ट आंसर इसका। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये रॉन्ग है, क्योंकि जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं, आई थिंक आपको पता ही होगा ये। जैसे इंडिया, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन से ही एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो हो जाता है इंडियन। तो ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, तो ये नॉन डेस्क्रिप्टिव नहीं है, दैट इज रॉन्ग। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइन वर्ड इज। तो यहाँ जो टीचिंग है ये हमें बताना है कि ये क्या है यहाँ। तो वर्बल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो हमारा टीच है, टीच क्या है, वर्ब है, और जब हम वर्ब में आईएनजी लगा के उसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है जेरेंड। ओके, तो जेरेंड यहाँ पे क्या है, वर्बल नाउन होता है। जेरेंड का जो फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन, क्योंकि ये नाउन का काम करता है और एक ये वर्ब से बनाया हुआ है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो इसमें भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है प्राइमरी ऑक्सिलरी से रिलेटेड। Primary auxiliaries may be used independently as principal verbs in some cases. तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ये हम कभी कभी क्या करते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी इनको यूज कर लेते हैं। जैसे राम इज अ किंग, तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज हमारा मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। देन बी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड जेंडर। तो ये भी करेक्ट है हमारा, प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज है वो हमारा पर्सन, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी यूज्ड एज इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ टू प्रेसीड्स देम। तो अगर टू आ जाता है और टू के बाद हम जो किसी वर्ब को रखते हैं, जैसे टू सी और टू हियर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा इन्फिनेटिव में काउंट होता है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी यूज्ड एज इनफाइनाइट फॉर्म्स, तो ये क्या है, इनफाइनाइट फॉर्म बन जाता है। सो ऑफ द वर्ब इफ टू प्रेसीड्स देम, अगर इसके पहले वर्ब के पहले टू आ जाता है तो क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट फॉर्म्स बन जाती है। Then D, the sole purpose of primary auxiliary is to demonstrate the supersegmental feature of expression. So that is wrong. ये हमारा correct option है D.
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। तो हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ढूंढना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे दो हैं यहाँ पे, माई सेल्फ और टू माई सेल्फ। अब देखिए ये जो दे है ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्टिव में जा रहा है, थर्ड पर्सन है ये यहाँ पे। वन अनदर ये क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो माई सेल्फ और माई यहाँ पे टू माई सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। अगर सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन पूछा होता रिफ्लेक्सिव में, डायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन पूछा होता रिफ्लेक्सिव में तो माई सेल्फ हो जाता, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। तो इसमें हमारा टू करेक्ट हो जाएगा, टू माई सेल्फ। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें देखना है कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। We rarely see a lion. We scarcely see a lion. He played good. And D, he lives miserly. So the correct answer will be A. We rarely see a lion. Question number 23, which of the following is grammatically incorrect। इसमें हमें incorrect find out करना है। तो write in ink, he threw the stick into the river, we went near the station, and D, he was a favorite with his friend. So question number 23, देखिए ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है और इसको आयोग की तरफ से फॉल्ट में रखा गया है कि इसका कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है। मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उन्होंने इसको सी ऑप्शन करेक्ट किया हुआ है कि ये इसमें इनकरेक्ट है। लेकिन इनकरेक्ट क्यों है, वी वेंट एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर गए, लेकिन वी वेंट नियर द स्टेशन, क्या पता हम जो है स्टेशन के पास में गए हों। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होना चाहिए, इन्होंने इसको इनकरेक्ट में पूछा है, तो इसमें इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो इसे फॉल्ट में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। इसमें भी मिसमैच पेयर पूछा है इन्होंने। सो सिंपल प्रेपोजिशन आफ्टर, कंपाउंड प्रेपोजिशन ऑफ, डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन ए एंड ओ, एंड पार्टिसिपल प्रेपोजिशन इन ल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है और ये भी आयोग की तरफ से फॉल्ट में रखा गया है। क्यों, क्योंकि जो सिंपल प्रेपोजिशन है इन्होंने बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, यही होते हैं। लेकिन कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जहाँ हम एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन को मिला करके जब एक कंपाउंड प्रेपोजिशन बनाते हैं। जैसे इन, ये भी सिंपल है, और टू, ये भी सिंपल है। अगर इन दोनों को हम आपस में मिला दें तो ये इनटू बन जाएगा, तो ये हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन में आ जाएगा। और विद और इन, अगर इन दोनों को मिला दें ये कंपाउंड में आ जाएगा, बन जाएगा विद इन। तो दो अगर हम एक साथ मिला के प्रेपोजिशन बनाएं तो कंपाउंड होता है, तो ये भी रॉन्ग जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पार्टिसिपल प्रेपोजिशन वो होते हैं जहाँ पे हम आईएनजी का यूज करके जब वो बनाते हैं प्रेपोजिशन, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग है, तो इसको फॉल्ट में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस करेक्ट। तो इसमें हमें करेक्ट एक्सप्रेशन ढूंढनी है। तो योर सिंसियरली, योर सिंसियरली, योर सिंसियरली और योर सिंसियरली। सो 25 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, योर्स सिंसियरली, आपका सिंसियरली। तो यहाँ देखिए योर्स, ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन में हमें अपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसका यूज नहीं होता, तो यहाँ पे योर सिंसियरली इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। एवरी वन शुड प्रे गॉड, तो क्या होना चाहिए, प्रे टू गॉड होना चाहिए, ये रॉन्ग है। ही रोट टू मी, C, he wrote me, and D, he suggested me this।
तो देखिए आराम से पता चल रहा है दो सेंटेंस एक जैसे हैं, तो इन्हीं में ही मिस्टेक होगी, या तो टू आएगा या नहीं आएगा, है ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, ही रोट टू मी। ओके, 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच। इसमें भी हमें मिसमैच बताना है, कौन सा है देख लेते हैं। हैमलेट 1601 तो बिल्कुल करेक्ट है, हैमलेट 1600 से 1601 तक लिखा गया था। देन 12th नाइट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। टेम्पेस्ट देखा जाए तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड सी सिम्बेलाइन, तो ये जो है सिम्बेलाइन ये कब लिखा गया है, 1609 टू 1610, तो ये हमारा रॉन्ग है, और इसका 27 का करेक्ट आंसर है सी। 28 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन ऑफ विलियम शेक्सपियर, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले नहीं है इसमें, ये हमें बताना है। हेनरी 6, हेनरी 4, हेनरी 8 और हेनरी 7। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, हेनरी 7। तो विलियम शेक्सपियर ने कौन कौन से हेनरी लिखे हुए हैं, उन्होंने 4th लिखा है, 5th लिखा है, 6 लिखा है, 7 छोड़ करके उन्होंने 8 लिखा है। ओके, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। ऑप्शन ए, in 1671 Milton issued his last volume of poetry which contained Paradise Regained and Samson Agonistes। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये 1671 में दोनों वॉल्यूम आए थे, ये पैराडाइज रिगेंड और सैमसन एगोनिस्टिस। बी, पैराडाइज रिगेंड इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लोस्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जितना अच्छा मटेरियल उन्होंने पैराडाइज लोस्ट में यूज किया है उतना अच्छा रिगेंड में नहीं किया। सी, सैमसन एगोनिस्टिस इज form has no unity, time, place or action। and D, Lycidas has the color and music of the best Spenserian verse। सो ये देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, सैमसन एगोनिस्टिस इन फॉर्म हैज नो यूनिटी, टाइम और प्लेस एंड एक्शन। तो इसमें सैमसन एगोनिस्टिस की जो ये दिखाई थी एक्शन, वो एक दिन के दिखाए थे, है ना। यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन होता है एक ही साथ एक ही दिन में इन सबको परफॉर्म करना। ओके, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। देन 30 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रेपोजिशन। तो इसमें कौन सा प्रेपोजिशन का गलत यूज हुआ है ये हमें बताना है। सो केयरफुल ऑफ ड्रेस, annoyed at things, busy at lessons and horrified at the sight। So the correct answer will be A here, careful of dress। Then 31 question, with reference to the use of punctuation marks which of the following statement is not correct। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। A, a dash is never used to show a sudden change in thought। B, a dash is used to set off words in a position or explanation। C, a caret is put below and aside the word or letter if some letter or word is to be inserted। तो कैरेट क्या होता है, जो ऐसे साइन लगा देते हैं या ऐसे साइन लगा देते हैं, कोई वर्ड अगर गलती से हम लिखना भूल जाएं तो उसके लिए ऐसा साइन लगाकर तब उसको लिख देते हैं। एंड डी, अ डैश इज यूज्ड टू समराइज सेवरल सब्जेक्ट्स ऑल बिलोंगिंग टू द सेम वर्ब। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज A, a dash is never used to show a sudden change in thought। 32 question, which of the following idiomatic comparison is not correct। तो इसमें कौन सा जो नोट करेक्ट है, तो इसका भी बता देती हूँ मैं, ये भी फॉल्ट है क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस इन्होंने करेक्ट दिए हुए हैं। 33 question, which of the following is mismatched with reference to word and antonym sequence।
तो इसमें ये सारे वर्ड्स एंटोनिम है एक दूसरे के, तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है यहाँ पे। सो ए एक्विट, बी कॉन्विक्ट, बी ग्रैंड एंड ऑर्डिनरी, सी हम्बल एंड होटी, एंड डी डिसोलेट और परकोलेट। सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर। डेसोलेट का परकोलेट नहीं होता। परकोलेट का मीनिंग क्या होता है? एक्सपेंड करना, किसी चीज को फैलाना। 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड शोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। तो कौन सा प्ले है उनका जो जिसमें इमेच्योरिटी के साइन दिखाई देते हैं और 6 लाइन स्टैंजा में लिखा हुआ है? द पैशनेट पिलग्रिम, द रेप ऑफ लुक्रीस, वीनस एंड एडोनिस, एंड नन ऑफ द अबव। So the correct answer will be C here, Venus and Adonis. So कब आया था ये? 1593 में आया था। Then 35 question, which of the following plays depicts middle class provincial life? तो मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ कौन से प्ले में इन्होंने दर्शाई है? द मैरी वाइफ्स, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, and the winter's tale. So the correct answer will be A here, the merry wives. और किसका वर्क है ये? विलियम शेक्सपियर का वर्क है। 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? तो जॉन मिल्टन ने कौन सा वर्क नहीं लिखा इसमें? ऑफ एजुकेशन, एरोपैजेटिका, ऑन शेक्सपियर, एंड Alma on the progress of the mind. So the correct answer will be D here, Alma or the progress of the mind. ये मिल्टन का वर्क नहीं है। ऑफ एजुकेशन उनका 1644 में आया था, एरोपैजेटी का भी 1644 में आया था, ऑन शेक्सपियर उनका 1630 में आया था। तो ये डी ऑप्शन इसका रॉन्ग है। 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैसाकर ऑफ पिएडमोंट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, एंड द पैशनेट पिलग्रिम। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, द पैशनेट पिलग्रिम। ये किसने लिखा था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। देन 38 क्वेश्चन, Which of the following statement is true about Milton's sonnet on his blindness? तो on his blindness के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बतानी है यहाँ पे। On his blindness is a precursor to Lycidas. No. On his blindness is a curtail sonnet. C. Milton did not give a title to his sonnet. The title On His Blindness is given by later anthologist. And D. None of the above. So the correct answer will be C here. Milton did not give a title to his sonnet. The title On His Blindness is given by later anthologist. तो ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये मिल्टन ने नहीं दिया। और कैसे पता लगता है ये? अगर मिल्टन ने खुद ये टाइटल दिया होता तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस के प्लेस पे क्या होना चाहिए था? ऑन माई ब्लाइंडनेस। लेकिन ये जो टाइटल है ये उनका दिया हुआ नहीं है। तो जो बाद में कोई एंथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको पब्लिश किया था तो उन्होंने ये टाइटल दिया था और उनका टाइटल क्या है? ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस। 39 क्वेश्चन, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय। तो इवनिंग वॉक किसने लिखा है इनमें से? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन एंड जॉन गाल्सवर्दी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ। सो इनका स्टार्टिंग का वर्क है जो इन्होंने स्टार्टिंग में लिखे थे, एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। 2 वर्क इन्होंने स्टार्टिंग में लिखे थे, उनमें से एक ये है। 40 क्वेश्चन, Which of the following works is not written by विलियम वर्ड्सवर्थ? तो इनमें से कौन सा जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा? द थॉर्न, साइमन ली, द इडियट बॉय और बियॉन्ड। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, बियॉन्ड।
बाकी सब वर्ड्सवर्थ के लिखे हुए वर्क हैं, लेकिन बियॉन्ड उन्होंने नहीं लिखा। 41 क्वेश्चन, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। तो एवर एंड्यूरिंग मैन किसने बोला था विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में? सो डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट्स, डी क्विंसी एंड एस.टी. कोलरिज। So the correct answer will be D here, S.T. Coleridge. 42 question, a modern comedy is written by। तो मॉडर्न कॉमेडी जो वर्क है ये किसने लिखा है? जॉन गैल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन एंड शेरिडन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, जॉन गैल्सवर्दी। ये उनकी 3 ट्राइलॉजी रही हैं, जिनमें से एक ट्राइलॉजी है मॉडर्न कॉमेडी। पहली है द फोरसाइट सागा, सेकंड है मॉडर्न कॉमेडी एंड थर्ड है द एंड ऑफ चैप्टर। तो ये ट्राइलॉजी है, बीच वाली जो सेकंड नंबर पर ट्राइलॉजी लिखी थी जॉन गैल्सवर्दी ने, वो है। 43 जॉन गैल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। तो जो जॉन गैल्सवर्दी ने ड्रामा के ऊपर अपने आइडियाज़ दिए हैं वो कौन से वर्क में मिलते हैं? द इन ऑफ ट्रिंक्विलिटी, द पैट्रिशियन, मेड इन वेटिंग and Indian Summer of a Foresight. So the correct answer will be A here, the Inn of Tranquility. Then 44 question, Coxon is a character in। तो कोक्सन कौन से वर्क में है कैरेक्टर? जस्टिस, मैकबेथ, एरोपैजिटिका और एज यू लाइक इट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, जस्टिस। कोक्सन इज द कैरेक्टर ऑफ जस्टिस। किसने लिखा है ये? गैल्सवर्दी ने लिखा है। कब लिखा है? 1910 में ये वर्क आया था। ओके, यहाँ पे देखते हैं मैकबेथ ये शेक्सपियर ने लिखा है, एरोपैजिटिका मिल्टन का वर्क है, एज यू लाइक इट भी शेक्सपियर का वर्क है जो 1599 में आया था। देन 45 क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर्स लव लेबर लॉस्ट वॉज अ फ्री अडेप्टेशन ऑफ। तो लव लेबर लॉस्ट जो वर्क है इनका, वो उसका सोर्स बताना है कौन सा है? द स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ थॉमस किड, बी मैनेकमी ऑफ प्लूटास, सी क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाय होलिंसेड एंड डी डेकामोर बाय बोकेसियो। सो इसका प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग जो आंसर है दैट इज बी। सो मेनाकमी ऑफ प्लूटास, ये इन्होंने आंसर दिया हुआ है, लेकिन मेनाकमी से मुझे जो ध्यान था कि ये जो कॉमेडी ऑफ एरर का जो सोर्स है, तो मुझे लग रहा था इसका ये होना चाहिए बोकासियो, लेकिन मैंने कई बुक में इसको सर्च भी किया तो लव लेबर लॉस्ट के लिए सब जगह यही लिखा हुआ है कि इसका कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है। तो इसके जो आंसर दिया हुआ है दैट इज बी। और आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर इसका करेक्ट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिए। 46 क्वेश्चन, हु एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। तो ये लाइंस आपने अच्छे से पढ़ ली होंगी। अब इनको देखिए कि ये कौन से सोनेट से ली गई, मीन्स हु एक्सक्लेम्ड इन ही सोनेट, किसने अपने सोनेट में ये लाइंस बोली हैं? अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। तो किसने बोली है ये लाइंस? सो ए बेन जॉनसन, बी माइकल ड्रेटन, सी जॉन ड्राइडन एंड डी विलियम बेसी। सो ये जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी हेयर, विलियम बेसी। 47 क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर्स। तो किसने लाइंस बोली हैं? जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील एंड क्रिस्टोफर मार्लो। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, रॉबर्ट ग्रीन। 48 question, who remarked about his father given below, my father destined me
फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight। तो ये लाइंस किसने बोली है कि मेरे फादर मुझे जो फोर्स करते थे पढ़ने के लिए, पोलाइट लिटरेचर पढ़ने के लिए, जिससे उसको क्या था, हैबिट हो गई थी और वो रात को 12 बजे तक पढ़ते थे। तो जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन एंड जॉन गैल्सवर्दी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, जॉन मिल्टन। 49 क्वेश्चन, फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line thy soul was like a star and dwelt apart। तो ये जो लाइंस हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं, किसके लिए, विलियम शेक्सपियर, जॉन गैल्सवर्दी, जॉन मिल्टन एंड स्पेंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, जॉन मिल्टन। और ये जो लाइंस हैं ये उन्होंने अपने वर्क लंदन 1802 में लिखी है। और इसका सबटाइटल क्या है, टू मिल्टन। सो 50 क्वेश्चन, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन्ड टेक्स इट थीम फ्रॉम। तो मिल्टन का जो पैराडाइज रिगेन्ड है उसकी थीम कहाँ से ली गई है, सेंट कैथरीन्स सरमन्स, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, द बाइबल और जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग्स। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। 51 क्वेश्चन, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर। तो ये जो लाइंस हैं ये कौन से वर्क से ली गई हैं, टिंटन एबे, द रेक्लूज, इमोर्टैलिटी ओड और द प्रेल्यूड। तो ये जो लाइंस हैं ये टिंटन एबे से ली गई हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। टिंटन एबे की बात की जाए तो 1798 में ये वर्क उनका पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेट्स में, और उनकी जो फर्स्ट विजिट थी टिंटन एबे में वो 1793 में थी, और 5 इयर्स लेटर वो 1798 में अगेन उन्होंने विजिट किया था इस प्लेस को, तभी उन्होंने पोएम लिखी थी और लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश कराई थी। रेक्लूज ये उनका एक अनफिनिश वर्क है जो कभी फिनिश नहीं हो पाया, द रेक्लूज। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एक्सकर्सन, जो उन्होंने लिख दिया था लेकिन थर्ड पार्ट उनका कंप्लीट नहीं हो पाया। सो इमोर्टैलिटी ओड 1798 में पब्लिश नहीं, इमोर्टैलिटी ओड 1807 में पब्लिश हुआ था उनका, 1807 में। इसी तरह अगर हम रिमाइंड करते रहेंगे क्वेश्चन को तो हमें अच्छे से लर्न रहेंगे, ये नहीं तो हम भूल जाते हैं। तो 1807 में पब्लिश हुआ था इमोर्टैलिटी ओड, और ये लिखा कब गया था, ये 2 टाइम लिखा गया था, 1803 में और उसके बाद 1804 में। आधा 1803 में लिखा गया था और आधा 1804 में लिखा गया था। इसमें टोटल 11 स्टैंजाज हैं। द प्रेल्यूड की बात करें तो ये 1805 में कंप्लीट हुआ था, 1799 में स्टार्ट हुआ था लिखना, 1805 में कंप्लीट हुआ था और 1850 में ये आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इसको पब्लिश करवाया गया था। ओके, और द प्रेल्यूड जो टाइटल है ये उनकी वाइफ ने इसको दिया था, मैरी हचिंसन ने। 52 क्वेश्चन, इन विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर। तो ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, टिंटन एबे, द रेक्लूस, द प्रेल्यूड और इमोर्टैलिटी ओड। So the correct answer will be D here, immortality ode. Question number 53. So which of the following is a pastoral elegy? तो इसमें से हमें pastoral elegy बतानी है। Elegy written in a country churchyard, in memoriam, Lycidas or Duino elegy. So the correct answer will be C, Lycidas. तो लिसिडास कब लिखा गया था, 1637 में लिखा गया था ये, और 1638 में इसको पब्लिश करवाया गया था। 54 क्वेश्चन, लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो लिरिकल बैलेट्स कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था,
1789, 1798, 1785 और 1791. सो द करेक्ट आंसर विल बी हेयर 1798. तो इसके 4 वर्जन आए थे. 1798 में इसका पहला वर्जन आया था, फिर 1800 में इसका प्रीफेस आया था, 1802 में इसमें अपेंडिक्स ऐड किया गया था और 1805 में इसका लास्ट वर्जन था. ओके, देन 55 क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड गाल्सवर्दी राइट? तो गाल्सवर्दी ने कौन से प्लेज लिखे हुए हैं, कैसा उनका टाइप कौन सा है? प्रॉब्लम प्लेज, पोएटिक ड्रामा, एब्सर्ड ड्रामा और किचन सिंक ड्रामा. So the correct answer will be A here, problem plays. 56 question, which is the incorrect sentence. You have 20 rupees. I have 10 rupee notes. C. India cannot accept the two nations theory. And D. Mankind is demented. So the correct answer will be C here. India cannot accept the two nations theory. 57 question. The famous epic Paradise Lost by Milton contains. तो टोटल कितनी बुक्स हैं उसमें? 12 बुक्स हैं. जब पैराडाइज लोस्ट को फर्स्ट टाइम पब्लिश कराया गया था इन 1667 में, तो इसमें टोटल 10 बुक्स थी, और जब ये रीपब्लिश हुआ था इन 1674, तो इसमें जो टोटल बुक्स हो गई थी वो हो गई थी 12. ओके, इसकी 7 और 10 बुक को डिवाइड करके टोटल इसकी 12 बुक्स बना दी गई थी. देन 58 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी? तो कौन सी कॉमेडी नहीं है इनमें से? एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम और एंटनी एंड क्लोपेट्रा. तो देखिए, कॉमेडी वो होती है जिसमें लास्ट में किसी की भी डेथ नहीं होती. तो एंटनी एंड क्लोपेट्रा में क्या था? एंटनी और क्लोपेट्रा दोनों ने सुसाइड कर लिया था, तो ये एक ट्रेजेडी है. तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे. बाकी तीनों ये कॉमेडी है. अब एज यू लाइक इट की बात करें तो ये कब आया था? 1599 से लेकर के 1600. देन ट्वेल्थ नाइट 1601, मिडसमर नाइट ड्रीम 1595. ओके, और एंटनी एंड क्लोपेट्रा 1607. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. 59. लिरिक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग. तो लिरिक जो इसका हमें टाइम पीरियड बताना है, ये कब पॉपुलर हुई थी? अर्ली 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी और मिड 20th सेंचुरी. सो 59 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी हियर, लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी. 60 क्वेश्चन. विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोम द सोलिटरी रीपर? तो सोलिटरी रीपर का हमें जेनर बताना है, कौन सी है? ओड, लिरिक, बैलेड और एलेजी. सो इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इसको कोई बैलेड्स भी लिखा आता है कहीं, और कहीं इसको लिरिक भी बोला जाता है. वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ गया था तो इसको फॉल्ट में मान लिया गया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि वेदर इट इज बैलेड और लिरिक. सो 61 क्वेश्चन. डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज? तो डेस्डेमोना कौन से वर्क से लिया गया कैरेक्टर है? किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट एंड ट्वेल्थ नाइट. सो द करेक्ट आंसर इज बी, ओथेलो. डेस्डेमोना ओथेलो की वाइफ है. ओके, सो ओथेलो से लिया गया है. ओथेलो का जो पूरा टाइटल है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, और ये कब आया था? 1603 से 1604 के बीच इसको लिखा गया था. देन 62 क्वेश्चन.
Life is but a walking shadow, dash it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन है मैकबेथ की, और कौन से सीन और कौन से एक्ट से ये ली गई हैं? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, एक्ट 5th सीन 5th। सो सबसे लास्ट में मैकबेथ ने सारे कर्मकांड करने के बाद, सबकी हत्या करने के बाद, ये लाइन लास्ट में आके बोली थी कि लाइफ इज व्हाट? लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। तो लाइफ क्या है? जो तुम्हारे किए गए कर्म है उसी का आईना होती है जो लाइफ है, और इट इज टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो ये लाइन जो मैकबेथ ने बोली थी। सो 63 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड? तो इनमें कौन सा वर्ड जो मिसस्पेल्ड है? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, कॉन्शियस। तो कॉन्शियस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। 64 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज अ रूल ऑफ ग्रामर? तो ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग कौन सी जो इसमें स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है? सेल विद द सब्जेक्ट इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कंपल्सन। तो देखिए सेल का जो यूज होता है हमारा आई या वी के साथ होता है, तो ये फ्यूचर के लिए यूज होता है, लेकिन जब हमारा सेल जो है सेकेंड या थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं हम, तो इसका मतलब होता है कंपल्सन, कि ये काम तो करना ही करना है। सो ये करेक्ट है हमारा बी। विल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेसेस ब्लीक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, सो दैट इज रॉन्ग हेयर। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन ये जो विल है, अगर ये विल हमारा किसके साथ यूज होता है? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? विल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन। जब ये हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है विल, तो ये ब्लीक सेंस देता है, लेकिन ये ब्लीक नहीं, ये स्ट्रॉन्ग सेंस देता है ऑफ डिटर्मिनेशन, कि ये काम तो होना ही होना है। ओके, तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। देन सी, शुड विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन मीन्स ought टू। ये भी सही है, क्योंकि शुड से हम क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं किसी को। एंड वुड विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन गिव एम्फेसिस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, ये ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। 65 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क? तो इसमें बताना है कौन सा वर्क मिसमैच है यहाँ पे। ऑफ एजुकेशन 1644, एरोपेजिटिका 1647, लिसिडस 1637 एंड पैराडाइज लॉस्ट 1667। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, एरोपेजिटिका, क्योंकि 1647 यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, ये 1644 में आया था। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रेपोजिशन? तो किसमें इसमें प्रेपोजिशन रॉन्ग यूज हुआ है? अमलगामेट विद। सो अमलगामेट क्या होता है? किसी चीज़ को विलय करना, आपस में मिक्स कर देना। जैसे सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मिक्स कर दिया है, तो ये अमलगामेट है। देन एंशियस अबाउट, बाउंड टू एंड बेनिफिशिएंट टू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, एंशियस अबाउट, ये रॉन्ग यूज हुआ है इसका। 67 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कोलन? तो कोलन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? द कोलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, बी, द कोलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन, सी, द कोलन इज यूज टू सेपरेट टू कॉन्ट्रैक्ट्स, and D, the colon is used to separate two related clauses. सो ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है और ये भी इसमें फोल्ड में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कोलन के बारे में जितना भी दिया हुआ है वो सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 68 क्वेश्चन,
बेगर्स डेस्क्रिप्शन मीन्स, तो बेगर डेस्क्रिप्शन का मीन्स क्या होता है? बियॉन्ड डेस्क्रिप्शन, बाय चांस, लेस डिस्क्राइब्ड और पुअरली डिस्क्राइब्ड. So the correct answer will be A, beyond description. 69 question. Which of the following pairs is mismatched with reference to masculine feminine gender sequence? तो इसमें masculine और feminine gender में देखते हैं कौन सा mismatch है. So boar, sow, buck, doe, fox, vixen और buck, rabbit, pea rabbit. So the correct answer will be डी, बक रैबिट एंड पी रैबिट. यहाँ देखिए बक का क्या है? सो है. यहाँ पे बक का क्या है? डो है. सॉरी, ये बोर है, बोर का सो है और बक का डो है. तो यहाँ पे क्या होना था? बक रैबिट दिया है तो यहाँ पे भी डो रैबिट होना चाहिए था. तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया. 70 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी? तो फ्रेंजी का सिनोनिम नहीं है इसमें, ये बताना है यहाँ. तो फ्रेंजी का मीन्स क्या होता है? फ्रेंजी का मीन्स होता है पागलपन या उन्माद. तो इसमें कौन सा सिनोनिम नहीं है? रेज, गाइल, एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, गाइल. गाइल क्या होता है? किसी को धोखा देना होता है. 71 क्वेश्चन. इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वॉज ओमिटेड? जो शेक्सपियर का पहला फोलियो एडिशन आया था 1623 में, उसमें कौन सा प्ले उससे ओमिट कर दिया था, मीन्स निकाल दिया था अलग. सो दैट इज बी, पेरिकल्स. पेरिकल्स को उसमें शामिल नहीं किया गया था. 72 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे? तो अ मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, लव लेबर लोस्ट एंड नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, लव्स लेबर्स लोस्ट. 73 क्वेश्चन. इन द स्टेटमेंट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ? तो मिल्टन ने किसके साथ अपने को कंपेयर नहीं किया था? सो ब्लाइंड थेमेसिस, ब्लाइंड मेओनाइट्स, सी टायरसियस एंड फिनियस and D Lycidas. So the correct answer will be D here, Lycidas. 74. In the opening invocation of Paradise Lost, Oreb refers to. तो ओरेब किसके लिए रेफर करता है यहाँ? स्प्रिट, स्लोआ, माउंट होरेट और ओनियन. So 74 question, the correct answer will be C here, माउंट होरेट. और इसको ओरेट बोलेंगे क्योंकि एच यहाँ पे साइलेंट है, तो माउंट ओरेट. 75 क्वेश्चन. हु इज ऑफन कॉल्ड द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर? तो पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसको कहा जाता है? जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गैल्सवर्दी. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर, जॉन मिल्टन. 76 क्वेश्चन. In William Wordsworth's The Solitary Reaper, the solitary highland lass is a girl from Ireland, girl from Scotland, girl from Arabian Sands और none of the above. तो सोलिटरी रीपर में जो हाईलैंड लैस थी, वहाँ पे लैस होता है लड़की, तो वो कहाँ से थी? तो सी वॉज अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड. तो बी इज द करेक्ट आंसर. 77 क्वेश्चन. From which poem of William Wordsworth the line our birth is but a sleep and a forgetting? तो ये बताना है कहाँ से ली गई हैं. तो इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. ये ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी से ली गई है जो 1807 में पब्लिश हुआ था. इसमें टोटल 11 स्टैंजाज हैं. इसको 2 पार्ट्स में लिखा गया है. आधा ये 1803 में लिखा गया था और आधा 1806 में लिखा गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ नोवलेट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी?
तो जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया नोवेलेट कौन सा है इसमें? द फ्रीलैंड, जोसलिन, द फोरसाइट सागा एंड नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, जोसलिन। वैसे इस क्वेश्चन में आयोग खुद कंफ्यूज है, लेकिन इसमें तो इसका आंसर जोसलिन ही आया हुआ है, और लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को गलत बता दिया गया था कि जोसलिन नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा इसका। सो एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, तो ड्रामेटिस्ट के रूप में जॉन गैल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं? रोमांटिक ट्रेडिशन, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन और स्कूल, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो एंड ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। So the correct answer is C here, realist tradition of Jones and Pinero. 80 question. In the Forsyte saga, the Forsyte belong to, तो Forsyte saga में जो Forsyte हैं वो किससे belong करते हैं? A countryside family, a typical city family, the family of imaginary island or none of the above. So the correct answer will be B here, a typical city family. 81 question. Which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? तो किस शेक्सपियर ने अपने कौन से वर्क को ये बोला था? द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, हीरो एंड लिएंडर, द रेप ऑफ लुक्रीस, वीनस एंड एडोनिस एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, वीनस एंड एडोनिस। 1593 में आया था ये वर्क। इसमें टोटल 6 लाइन्स स्टैंजा हैं। सो 82 क्वेश्चन. विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, तो शेक्सपियर कब डेथ हुई थी शेक्सपियर की? सो वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, अप्रैल 23, 1616. ओके, और जो बर्थ हुआ था उनका वो हुआ था 1564. 23 अप्रैल 1564 में उनका बर्थ हुआ था, और डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में. 83 क्वेश्चन. व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड? तो शेक्सपियर ने जो स्ट्रैटफोर्ड में अपना घर खरीदा था उसका नाम क्या था? न्यू प्लेस, स्ट्रैटफोर्ड हाउस, ग्रैंड पैलेस और हाई पैलेस. सो द करेक्ट आंसर इज ए हियर, न्यू पैलेस. ए इज द करेक्ट आंसर. 84 क्वेश्चन. विच इज द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर? तो इसका जो सीरियल है दैट इज HOKM. सो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ. सो बी इज द करेक्ट आंसर. 85 question. In which work Milton states that while the still moon went out with sandals grey, El Allegro, Il Penseroso, Comus and Lycidas. So 85 question. The correct answer will be D here, Lycidas. 86 question. Through which work does Milton intend to justify the wage of God to man? तो कौन से वर्क के थ्रू इन्होंने ये दिया था? लिसिडस, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्टिस एंड पैराडाइज लोस्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, पैराडाइज लोस्ट. तो ये 1658 में लिखना स्टार्ट हुआ था, 1665 में लिखा गया था, ये कंप्लीट हो गया था, 1667 में पब्लिश हुआ था और 1674 में इसको रिपब्लिश करवाया गया था. देन 87 क्वेश्चन. इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर? तो डेलिला कौन से वर्क से लिया गया है कैरेक्टर? सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, सैमसन एगोनिस्टिस. डेलिला सैमसन एगोनिस्टिस की सेकंड वाइफ थी, और ये जो वर्क आया था ये 1671 में आया था. So 88 question. वर्ड्सवर्थ द बोर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ? तो वर्ड्सवर्थ का जो ये वर्क है बोर्डरर्स, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? प्रोज ट्रेजिडी, एपिक, वर्स ट्रेजिडी और ओड. सो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, वर्स ट्रेजिडी.
89 question. In 1601 a collection of Shakespeare sonnet was printed by। तो 1601 में शेक्सपियर के सोनेट का एक कलेक्शन जब प्रिंट हुआ था तो किसने करवाया था? सो डार्क लेडी ऑफ द सोनेट, मिस्टर WH, थॉमस थोरपे एंड जॉर्ज पील। सो आई थिंक ये 1601 ना होके यहाँ 1609 होना चाहिए था। तो ये जो वर्क पब्लिश करवाया था ये था थॉमस थोरपे के द्वारा। देन 90 क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज। तो प्रोज का जो एपिग्राम है उसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव नेम बताना है, कौन सा है? सो अपोरिज्म, एपिग्रामोप्सो एंड एपिप्रोसोनियम एंड डी एपोथीम। सो 90 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, एपोथीज्म। 91 क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोम बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी पोम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी? तो लंदन 1802, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन, आई हैव नोन, द सोलिटरी रीपर एंड लंदन। तो लंदन 1802 उन्होंने मिल्टन के ऊपर लिखी थी। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन आई हैव नोन ये लूसी ग्रे में से एक, वो सॉरी 5 जो लूसी पोएम्स है उनमें से एक है। द सोलिटरी रीपर भी उन्हीं की लिखी गई पोम है। सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, लंदन। 93 क्वेश्चन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स इज अ लाइन फ्रॉम टिंटन एबे, इमोर्टैलिटी ओड, डैफोडिल्स और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सो द करेक्ट आंसर विल बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, getting and spending we lay waste our parts, little we see in nature that is ours। तो ये लाइन हमारी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई है। और ये क्या है? एक सोनेट है जो 1802 में लिखा गया था और 1807 में इसको पब्लिश करवाया गया था। टिंटन एबे देखें तो ये 1798 में पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेट्स में। इमोर्टैलिटी ओड भी मैंने अभी आपको बताया था, ये 1807 में पोएम्स ऑफ 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। और जो डैफोडिल्स है ये 1804 में इसको लिखा गया था और 1807 में इसको पब्लिश करवाया गया था। और ये रीपब्लिश भी हुआ था 1815 में। देन 93 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन 3 पार्ट्स। तो कौन सा शेक्सपियर का प्ले इनमें से 3 पार्ट्स में है? तो हेनरी 4th, रिचार्ड 3rd, रिचार्ड 2nd और हेनरी 6। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, हेनरी 6। तो हेनरी 6 के 3 पार्ट आए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके। और ये जो हेनरी 4th है इनका, इसकी जो डेट थी ये थी 1896 से 97, पार्ट 1। और पार्ट 2 आया था इसका 1597 से 1598 में। जो रिचार्ड 3rd है इनका ये 1592 से 1593 के बीच आया है। 1592 से 1593 के बीच लिखा गया था। और रिचार्ड 2nd इनका 1595 में लिखा गया था। और जो इनका हेनरी 6 है ये इनका फर्स्ट पार्ट आया था 1592 में। ओके। और उससे पहले इन्होंने पार्ट 2 और पार्ट 1 1591 में लिख लिए थे। देन 94 क्वेश्चन, द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। तो जो भी वर्क या जो भी क्वेश्चन मुझे ज़्यादा ईजी लगता है उसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। Then 95, which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career। तो इनमें से कौन सा वर्क जो है शेक्सपियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता? मच एडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बेलाइन एंड द विंटर्स टेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, मच एडो अबाउट नथिंग, क्योंकि कब आया था? 1598 में लिखा गया था ये। द टेम्पेस्ट 1611, सिम्बेलाइन 1609 एंड विंटर्स टेल
1609। तो ये सारे लास्ट फेज में लिखे गए थे, लेकिन ये मच अडो अबाउट नथिंग उनका स्टार्टिंग में ही आ गया था। तो मच अडो अबाउट नथिंग इज द करेक्ट आंसर। 96, विच फेमस रोमांटिक पोम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी? तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ओड टू अ नाइटिंगेल, टू अ skylark, and ode on a Grecian urn. So the correct answer will be D here, ode on a Grecian urn. और किसने लिखा है ये वर्क? कीट्स ने लिखा है। Then 97 to 98, following sentences have been transformed as per direction given in their brackets. Choose the correct sentences from the choices given. So एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इनडोर्स, सिंपल सेंटेंस, तो इसको हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सो द वेदर वॉज बैड एंड वी स्टेड इनडोर्स, यहाँ एंड आ गया, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। सिंस द वेदर वॉज बैड, ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। एंड इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इनडोर्स, सो सी इज करेक्ट आंसर हेयर। तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर ही वर्ब होती है, मतलब एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होती है। सो सी हमारा करेक्ट आंसर है। 98 क्वेश्चन, ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया। सो इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। ही इज बिलीव्ड दैट ही वुड हैव डाइड ऑफ मलेरिया। बी, it is believed that he died of malaria. C, it is believed that malaria is the cause of his death. And D, people believe that he died of malaria. So 98 question, the correct answer is B here. It is believed that he died of malaria. So B is the correct answer. 99 question, Shakespeare's popular play Merchant of Venice belongs to which of the following literary form? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो जेनर है वो कौन सा है? सो इट वॉज ट्रेजी कॉमेडी, ये ट्रेजी कॉमेडी था, क्योंकि इसमें जो लास्ट तक भी जो एंटोनियो को मारने के चक्कर में घूमता है स्काईलार्क और किसी तरह से वो बच जाता है ना। तो ये एक ट्रेजी कॉमेडी है, जो ट्रेजिडी बनते बनते लास्ट में कॉमेडी बन जाती है, सब अच्छा हो जाता है। देन 100 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर? तो किंग लियर की जो थीम है वो क्या है इसमें? जेलेसी, एम्बिशन, रिवेंज और फिलियल इनग्रेटिट्यूड। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, फिलियल इनग्रेटिट्यूड। और ये जो फिलियल होता है इसका मीन्स होता है संतान से रिलेटेड, और इनग्रेटिट्यूड होता है जो किसी को एहसान ना मानना। सो डी इज द करेक्ट आंसर। एम्बिशन मैकबेथ की थीम थी और रिवेंज हैमलेट की। वन 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट? तो हैमलेट से कौन सा कैरेक्टर नहीं है इसमें? ओफेलिया, वो हैमलेट की बिलव्ड थी। पोलोनियस, ओफेलिया के फादर थे। क्लोडियस, हैमलेट के अंकल। एंड डी, कैसियो, तो कैसियो इज नॉट अ कैरेक्टर फ्रॉम हैमलेट, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये हैमलेट का कैरेक्टर नहीं है। 102 से 105 तक चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन फिल करनी है। कैन द डॉक्टर क्योर हिम अस्थमा? तो यहाँ पे क्योर हिम डैश आना चाहिए यहाँ पे, है ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑफ, कैन द डॉक्टर क्योर हिम ऑफ अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 103, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग, यहाँ पे डैश नहीं लगाया हुआ है, तो प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? दैट इज फ्रॉम। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग। 104, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ, तो यहाँ लास्ट मंथ के लिए क्या यूज हो जाएगा यहाँ पे? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, since. I have not seen him since
लास्ट मंथ। सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और जो 4 होता है हमारा वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। अगर यहाँ पे 3 मंथ या 4 मंथ आता तो उसके लिए 4 का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट मंथ आया है इसलिए ये हमारा सिंस आ जाएगा यहाँ पे। 105 योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूज। तो एडमिट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं? तो द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑफ योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेज। 106 विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। तो कौन सी पोम इसमें से जॉन मिल्टन ने नहीं लिखी है? सो ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बी एल एलिग्रो, सी ट्रू लव एंड डी इल पेंसेरोसो। सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की लिखी पोम है। कब आई थी? 1652 में लिखी गई थी। एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरोसो ये भी उन्होंने लिखी हुई है 1631 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी ट्रू लव, ये मिल्टन की पोम नहीं है। 107 यूबिक्विटस। तो यूबिक्विटस का हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है और यूबिक्विटस का जो हिंदी मीनिंग है दैट इज देशव्यापी। देशव्यापी। सो ऑप्शन ए ऑल पावरफुल, बी टू मच assertive, सी loyal and sincere and D seeming to be everywhere at the same time. So the correct answer will be D here, seeming to be everywhere at the same time, कि एक ही समय में अलग अलग सब जगह दिखाई दे जो, that is ubiquitous. 108 अनएनविएबल। सो अनएनविएबल का यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है। अराउजिंग एनवी, डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट, सी दैट विच इज़ नॉट एक्सेसिबल एंड डी समथिंग दैट इज नॉट अनअवॉइडेबल। सो अनएनविएबल का जो हिंदी मीनिंग है दैट इज अवांछनीय, अवांछनीय जिसको टाला ना जा सके। और इसका जो मीनिंग हो जाएगा दैट इज बी डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। देन 109 इनकम्बेंसी। तो इनकम्बेंसी का यहाँ मीनिंग बताना है। सो ए स्टेट ऑफ बीइंग इन अ प्रिविलेज्ड कंडीशन, बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस, सी एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट and D period which is counted for the purpose of pension. So इनकम्बेंसी का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो दैट इज कार्यकाल। तो आई होप आपने करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट। 110 द ऑपोजिट ऑफ क्लैंडेस्टाइन। तो क्लैंडेस्टाइन का हमें ऑपोजिट बताना है यहाँ पे। तो ओपन, सीक्रेट, सरप्सियस एंड सीरियस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ओपन। सो जो क्लैंडेस्टाइन है दैट मीन्स सीक्रेट या गुप्त। तो सीक्रेट्स एंड सीरियस, ये सीक्रेट इसका सिनोनिम है, ओपन इसका एंटोनिम है। और सरप्सियस का मीनिंग क्या होता है? दैट इज छल से प्राप्त किया हुआ। देन 111 लुगुब्रियस। तो लुगुब्रियस का भी हमें यहाँ मीनिंग बताना है। सो डिजेक्टेड, बटरी, इम्बेसाइल एंड जोवियल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, डिजेक्टेड। अब लुगुब्रियस का हिंदी मीनिंग देखा जाए तो दैट इज शोकाकुल और उदास। सो डिजेक्टेड इज द करेक्ट आंसर। 112 टू 115 क्या करना है यहाँ पे? चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें करेक्ट वन फाइंड आउट करना है। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस है यहाँ पे और कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 कंडीशंस होती हैं, है ना। तो आई होप पता होगा आप सबको। तो ऑप्शन ए द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। तो इसका हमें बनाना है
करेक्ट वन। तो ऑप्शन ए, द पुलिस किल्स यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, द पुलिस मे किल यू if you try to run away, and D, the police would kill you if you shall try to run away. So 112, the correct answer will be B, the police will kill you if you try to run away. तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हम एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं, है ना। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 113, I be there situation be different। तो I had been there situation was different, तो had been के साथ तो was लगेगा ही नहीं। I was there situation was different, तो was और was दोनों तरफ सेम आ गया है, इनको अलग हटाते हैं। Had I been there situation would have been different, and had I been there situation had been different। तो देखिए had के साथ यहाँ पे had been आया है, ये भी हमारा wrong है। So the correct answer will be C here। तो had been there, had I been there, ये हमारा क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ, और पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा would have been का यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। ओके, और had हमारा स्टार्टिंग में आ गया, ये इन्वर्जन है, तो जहाँ पे हम इन्वर्जन यूज करते हैं वहाँ हमें इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। अगर हैड हम बाद में लगाते तो इफ़ आई हैड बीन देयर होता, और अगर हमने हैड स्टार्टिंग में लगाया तो इफ़ को यहाँ पे स्किप करके हैड का यूज हो गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 114, इफ़ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग। सो ए, इफ़ आई वाज गॉड, तो जहाँ पे भी हम एज्यूम करते हैं किसी चीज़ को कि हम हैं नहीं लेकिन काश होते, तो उस चीज़ में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं वर। इफ़ आई वर गॉड, यदि मैं भगवान होता लेकिन हूँ नहीं, है ना, तो एज्यूम कर रहे हैं कि काश में भगवान होता तो मैं क्या करता, आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। तो यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम वुड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 115, आई विश दैट यू डैश राइट। तो यहाँ भी देखिए जहाँ पे भी विश आता है, विश के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम वर का यूज करते हैं। तो वर कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे, आई विश दैट यू वर राइट, बी इज करेक्ट ऑप्शन। 116 टू 120, यहाँ क्या है, अनसीन पैसेज है ये, इसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ और इसका फिर हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने हैं। सो गुड बुक के ऊपर ये पैसेज है, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। सो द गुड बुक ऑफ द आर देन आई डू नॉट स्पीक ऑफ द बैड वंस, कि यहाँ पे गुड बुक के बारे में बात कर रहा है जो ऑथर है, बैड बुक के बारे में बात नहीं कर रहा है। इज सिंपली द यूजफुल और प्लीजेंट टॉक्स ऑफ सम पर्सन whom you cannot otherwise converse with, प्रिंटेड फॉर यू, कि गुड बुक जो होती हैं वो ऐसी हैं कि जिस इंसान से हम बात नहीं कर सकते उस इंसान ने हमारे लिए वो बुक प्रिंटेड फॉर्म में रखी हुई हैं। जैसे बहुत से ऑथर हैं जिन्होंने अपने आइडियाज़ को बुक्स में संजोया हुआ है जिनको हम इजीली पढ़ सकते हैं, है ना। वेरी यूजफुल, ऑफन टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू नो, वेरी प्लीजेंट, ऑफन एज अ sensible friends, present talk would be these bright accounts of travels, good humors and witty discussion of questions, lively or pathetic story, telling in the form of novel, film fact, telling by the real agent concerned in the events of passing history. All these books of the are multiplying among us as education becomes more general, are peculiar characteristics and possession of the present age. We ought to be entirely thankful for them and entirely ashamed of ourselves if we make no good use of them, but we make the worst possible use if we allow them to usurp the place of true books. For strictly speaking, they are not books at all, but merely letters or newspapers in good print. So, question number 116. How, according to the author,
इज़ द गुड बुक ऑफ द आर वेरी यूजफुल। तो ऑथर के अकॉर्डिंग जो गुड बुक है, गुड बुक ऑफ द आर है, वो यूजफुल कैसे है। ओके, तो ऑथर के अकॉर्डिंग बताना है जो गुड बुक्स ऑफ द आर है वो यूजफुल कैसे है। तो ऑप्शन ए, बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। बी, because it is in printed form. C, because it gives you pleasure. And D, because it is in the form of conversation. So 116, the correct answer is, इसका जो आंसर है ये ए दिया हुआ है इसमें, लेकिन मुझे लगता है इसमें जो पैसेज दिया हुआ है, पैसेज में सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट दिखाए हुए हैं, तो मुझे इसका आइडिया नहीं लग पाया कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या बताता है, बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेरी यूजफुल ऑफन टेलिंग यू वॉट यू नीड टू नो, मीन्स जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है वो ये गुड बुक्स हमें बताती हैं। तो ये ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया यहाँ पे। वेरी प्लीजेंट ऑफन एज अ सेंसिबल फ्रेंड्स प्रेजेंट टॉक वुड बी, जैसे कोई हमारा फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट टॉक है, इस तरह से ये हमारे लिए यूजफुल हैं, है ना। फिर दीज ब्राइट अकाउंट्स ऑफ ट्रेवल्स, गुड ह्यूमर्स एंड विटी डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन, लिवली ऑफ पैथेटिक स्टोरी टेलिंग इन द फॉर्म ऑफ नोवेल, फिल्म फैक्ट टेलिंग बाय द रियल एजेंट। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सारे इसमें जो है करेक्ट करके दिखाए हुए हैं और ऑप्शन ए को इसमें करेक्ट बताया है। तो आप देखना आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या सही बैठेगा। तो मुझे इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट लग रहे थे, लेकिन फिर भी ए ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ये रहा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंटेड फॉर यू। पहला हो गया जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें ये बताता है, प्रिंटेड फॉर्म में दिया हुआ है। ये हमें प्लेजर देता है, तो वेरी प्लीजेंट ऑफन, ये हमें प्लेजर भी देता है। और बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, तो जैसे एक सेंसिबल फ्रेंड्स की जो प्रेजेंट टॉक होती है तो ये कन्वर्सेशन ही हो गई। तो चारों पॉइंट्स इसमें करेक्ट ही बैठ रहे हैं, है ना। तो लेकिन इसका जो प्रैक्टिस सेट में इसका जो आंसर है दैट इज ए। वैसे मैंने देखा है डॉक्टर रंजीत सिंह का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मिस्टेक्स बहुत कम है। मैंने प्रैक्टिस सेट अच्छे से पढ़ के देखा है तो बहुत कम मिस्टेक हैं इसमें, एक दो मिस्टेक तो सब जगह होती ही हैं। देन 117 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये बताना है। तो द बुक्स ऑफ द आर मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई तो हो ही रही हैं ये। सो दे आर पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रेजेंट एज, दैट इज करेक्ट। दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर्स। एंड डी, वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर देम, तो थैंकफुल भी हमें होना है। तो सी इज द करेक्ट आंसर हेयर, दे आर द ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर्स। देन 118, हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द आर। तो कैसे एक राइटर डिफाइन करता है गुड बुक ऑफ द आर को। द गुड बुक ऑफ द आर इज इंफॉर्मेटिव इन नेचर। बी, it is the useful or pleasant talk of someone in print. C, the good book of the hour is mere communication. And D, the good book of the hour has no permanent value. So the correct answer will be B here. It is useful or pleasant talk of someone in print. Then 119, which of the following conclusion based on the passage is not true। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है। सो देयर आर गुड बुक्स फॉर ऑल टाइम। बी, द गुड बुक्स ऑफ द आर यूजफुल एज वेल एज प्लीसेंट। सी, in the present age books of the are multiplying with the expansion of education. And D, the true books have been replaced by books of the are. So the correct answer will be D here. True books have been replaced by books of the are.
120 question. The book of the hour does not does not deal with one of the following identity. So travel accounts, storytelling, fact telling, or preservation of knowledge. So 120 question, the correct answer will be D here, preservation of knowledge. Then 121 to 125, यहाँ हमें सिनोनिम बताने हैं. क्लोजेस्ट इन मीनिंग, तो सिनोनिम बताने हैं यहाँ पे इनके. तो फर्स्ट वर्ड इज मॉडरेट. तो मॉडरेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? नॉट एक्सट्रीम, कॉम्प्रोमाइजिंग, आइडियलिस्टिक एंड सुपरफिशियल. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, नॉट एक्सट्रीम. और मॉडरेट का जो हिंदी मीनिंग है दैट इज संतुलित, और वी कैन से बैलेंस्ड. Then 122 क्वेश्चन इज इम्प्रोप्राइटी. तो इम्प्रोप्राइटी का जो हिंदी मीनिंग होता है दैट इज अनुचित्य, अनुचित. सो ए, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड काओस. बी, एक्शन दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल. सी, अनलॉफुल एक्टिविटीज. एंड डी, actions that are morally wrong. So 122, the correct answer will be D, action that are morally wrong. 123, बिजारे. तो बिजारे का क्या सिनोनिम हो जाएगा? इमेजिनरी, नॉट एग्जिस्टेंट, एक्सट्रीमली पैथेटिक एंड वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल. और बिजारे का जो हिंदी मीनिंग है दैट इज विचित्र. 124 क्वेश्चन, एसिडुअस. तो एसिडुअस का सिनोनिम बताना है यहाँ पे. सो ए, एंसियस. बी, इंडिफरेंट टू वंस सराउंडिंग्स. सी, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर. एंड डी, टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर. और एसिडुअस का जो हिंदी मीनिंग है दैट इज परिश्रमी और लेबोरियस. 125, इग्नोमिनी. तो इग्नोमिनी का यहाँ सिनोनिम बताना है. स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक शेम और डिसअपॉइंटमेंट. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, पब्लिक शेम. और हिंदी में इसका मीनिंग देखा जाए तो दैट इज बदनामी. सो आई होप आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा. यदि आपको प्रैक्टिस सेट थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें. और आज की इस वीडियो में आपने कितना स्कोर किया है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर. सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में. आपके कोई फीडबैक हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए. आपके डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय.